आज की इस क्लास में हम उत्तर वैदिक काल के बस्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो फोकस पॉइंट है उत्तर वैदिक काल की बस्तियां। यहां से आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फैक्ट सीखने को मिलेंगे और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के अप्रोच से एंगल से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उत्तर वैदिक काल में हमें चित्रित भूरे बर्तन की प्राप्ति उत्तर वैदिक काल में हमें चित्रित भूरे बर्तन की प्राप्ति कहां से होती है? पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। उत्तर वैदिक काल में हमें चित्रित भूरे बर्तन की प्राप्ति कहां से होती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इससे हमें क्या पता चलता है? जो मिट्टी के बर्तन, जो चित्रित भूरे बर्तन की प्राप्ति हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से हुई है। इससे हमें क्या संकेत मिलता है? इससे हमें यहाँ पे बस्तियों के विकास के बारे में पता चलता है। इससे हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बस्तियों के विकास के बारे में पता चलता है। चित्रित भूरे बर्तन की बात करें तो कल क्लास में आपको बताया था कि कला और शिल्प के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, जिसमें एक चित्रित भूरे बर्तन हो गए, एक काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, हल्के काले रंग के मिट्टी के बर्तन और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन आते हैं। इसी प्रकार ऊपरी गंगा घाटी की खुदाई से क्या पता चलता है? ऊपरी गंगा घाटी की खुदाई से हमें हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा और नोह के बारे में जानने को मिलता है। अतरंजी खेरा किस जिले में है? मेरठ जिले में स्थित है। इन बस्तियों की जो मोटाई है 1 से 3 मीटर है। हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा जो मेरठ में स्थित है, इन बस्तियों की जो मोटाई है वो 1 से 3 मीटर है। इससे हमें पता चलता है, इस बस्तियों की जो मोटाई 1 से 3 मीटर है, इससे हमें क्या संकेत मिलता है? इससे संकेत मिलता है ये बस्तियां 1 से 3 शताब्दियों तक चली होंगी। ये जो बस्तियां हैं, जो नोह, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, जो बस्तियां आपको देखने को मिल रही हैं, इनकी जो मोटाई है 1 से 3 मीटर है। इससे पता चलता है कि ये कब तक चली होंगी? ये 1 से 3 शताब्दियों तक चली होंगी। ये जो बस्तियां थी, ये जो हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, नोह, ये जो बस्तियां थी, ये नई बस्तियां थी। ये क्या थी? नई बस्तियां थी, न्यू सेटलमेंट था, नई बस्तियां थी। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि ये जो बस्तियां हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, नोह, ये बस्तियां जो थी नई बस्तियां थी, न्यू सेटलमेंट थे और इनके समकालीन कोई और नहीं था। इन बस्तियों के समकालीन नोह, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा के समकालीन कोई और नहीं थे। इन बस्तियों के समकालीन और कोई बस्तियां नहीं थी। समकालीन का मतलब क्या होता है? उसी समय, जिस समय हमें हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा देखने को मिलता है, उसी समय हमें और कोई बस्तियां देखने को नहीं मिलती है। यानी ये जो नोह, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा बस्तियां आपको ऊपरी गंगा की घाटी की खुदाई से प्राप्त होती हैं, ये नई बस्तियां थी। इनकी मोटाई 1 से 3 मीटर थी। इससे अनुमान लगता है कि ये 1 से 3 शताब्दियों तक चली होंगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल क्वेश्चंस बनने का और क्या सीखने को मिल रहा है कि इन बस्तियों के समकालीन का मतलब क्या होता है? जिस समय ये बस्तियां आपको देखने को मिल रही है, इसी समय की हमें और कोई बस्तियां हमें इसके समकक्ष देखने को नहीं मिल रही है। इन बस्तियों के हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा और नोह बस्तियों के समकालीन कोई और नहीं थे। हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा के समकालीन कोई और नहीं थे। कोई और बस्तियां हमें इनके समकालीन, मतलब जिस समय ये बस्तियां देखने को मिलती है, उसी समय और कोई बस्तियां हमें देखने को नहीं मिलती है। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जो ऊपरी गंगा घाटी की खुदाई से जो हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, नोह बस्तियां सेटलमेंट आपको देखने को मिलते हैं, इनकी मोटाई 1 से 3 मीटर है। इससे अनुमान लगता है कि ये 1 से 3 शताब्दियों तक चली होंगी। ये बस्तियां नई थी
और क्या सीखने को मिल रहा है कि इनके समकालीन कोई और नहीं थे। समकालीन का मतलब क्या हुआ, उसी टाइम की जिस समय आपको हस्तिनापुर, अतरंजीखेरा और नौ देखने को मिल रहा है, उसी समय और कोई बस्तियां नहीं थी जो इनके समकक्ष रही हो, जो इनके जिस समय में ये थी उसी समय में वो बस्तियां रही हो। और कोई बस्तियां इनके यानी जिस समय में ये बस्तियां नौ, हस्तिनापुर, अतरंजीखेरा बस्तियां आपको देखने को मिल रही है, उस समय हमें कोई और बस्तियां देखने को नहीं मिल रही है। इनके समकालीन और कोई नहीं थे। क्लियर है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का, मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में। यहां पे आप देखें शहर की प्रारंभिक शुरुआत, शहर की जो प्रारंभिक शुरुआत है उत्तर वैदिक काल में शहर की प्रारंभिक शुरुआत उत्तर वैदिक काल के अंत में देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में शहर की प्रारंभिक शुरुआत उत्तर वैदिक काल के अंत में देखने को मिलता है। और इन शहरों में कौन आते हैं? कौशाम्बी आता है जो इलाहाबाद के पास स्थित है। और कौन आता है? हस्तिनापुर आता है। और कौन आता है? हस्तिनापुर आता है। शहर की प्रारंभिक शुरुआत हमें उत्तर वैदिक काल के अंत में देखने को मिलता है। इन शहरों में कौन आता है? कौशाम्बी जो इलाहाबाद के पास है। और कौन आता है? हस्तिनापुर आता है। और कौन आता है? हस्तिनापुर आता है। इस हस्तिनापुर और कौशाम्बी शहर को हम प्रोटो शहर के नाम से भी जानते हैं। अब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन बनने का इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जैसे आपसे पूछता है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन प्रोटो शहर के नाम से जाने जाते हैं, निम्नलिखित शहरों में से कौन प्रोटो शहर के नाम से जाने जाते हैं, उसमें एक हस्तिनापुर आता है, एक कौन आता है? कौशाम्बी आते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के दो प्रोटो शहर कौन से हैं? एक हस्तिनापुर है, एक कौन सा है? कौशाम्बी है। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। इसके साथ ही साथ हमें और क्या देखने को मिलता है? वैदिक ग्रंथों में हमें समुद्र और समुद्री यात्राओं का उल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक ग्रंथों से हमें, जैसे वैदिक ग्रंथों में क्या हो गया, जैसे वैदिक ग्रंथों में हमने आपको बताया था ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये जो वैदिक ग्रंथ है, इन वैदिक ग्रंथों से हमें समुद्र और समुद्री यात्राओं का उल्लेख प्राप्त होता है। और इन वैदिक ग्रंथों से हमें समुद्र और समुद्री यात्राओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ये क्या संकेत देता है? इससे क्या पता चलता है? ये जो समुद्र और समुद्री यात्राओं का उल्लेख हमें वैदिक ग्रंथों से प्राप्त होता है, इससे हमें क्या संकेत मिलता है? इससे हमें ये संकेत मिलता है कि हमें कुछ वाणिज्य व्यापार भी देखने को मिलते हैं। यानी उत्तर वैदिक काल में हमें कुछ वाणिज्य व्यापार भी देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमें कुछ वाणिज्य व्यापार भी देखने को मिलते हैं। अब इस जो ये कुछ वाणिज्य व्यापार आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं, इसके पीछे का कारण क्या होगा? इस वाणिज्य व्यापार के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसने वाणिज्य और व्यापार के लिए एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड तैयार किया, जिससे हमें ये वाणिज्य व्यापार हमें देखने, कुछ बड़े पैमाने पर नहीं, यहाँ पे कौन ध्यान दीजिएगा, कुछ मतलब कुछ वाणिज्य व्यापार मतलब छोटे स्तर पर। अब यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम में आपके समूह स्टेटमेंट डाल करके आपको कंफ्यूज कराया जा सकता है। देखिए कॉन्सेप्ट को कैसे बारीकी से क्लियर करें, जो क्लियर एकदम ध्यान से पढ़े। और जब जल्दबाजी में आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप सही से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे। एनसीईआरटी को अगर आप सही से आराम से पढ़े, सही तरीके से उसको पढ़े, समझ के पढ़े, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। यहाँ पे क्या सीखने मिल रहा है? ये जो वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्री यात्राओं का उल्लेख देखने को मिलता है, इससे हमें कुछ वाणिज्य व्यापार के संकेत प्राप्त होते हैं। कुछ वाणिज्य व्यापार के संकेत मतलब बड़े पैमाने पर नहीं, मतलब छोटे स्तर पर हमें वाणिज्य व्यापार के संकेत प्राप्त होते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कारक क्या है? यानी ये छोटे स्तर पर आपको वाणिज्य और व्यापार देखने को मिल रहा है, ये जो कुछ वाणिज्य और व्यापार देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण, वो कौन से कारक हैं जो इस छोटे स्तर पर वाणिज्य व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें एक आता है कला और शिल्प का विकास। इस कला और शिल्प के विकास ने कुछ वाणिज्य और व्यापार को जन्म दिया। इस कला और शिल्प में देखें तो कला और शिल्प में क्या क्या आता है, इसके पहली क्लास में आपको कला और शिल्प के बारे में बता दिया है। तो एक पॉइंट एक बार आप फिर से देख लीजिए। इस कला और शिल्प की बात करें तो इसमें तांबे की, जैसे तांबे की वस्तुएं हो गई, मिट्टी के बर्तन में अभी हमने आपको बताया कि जैसे चित्रित भूरे बर्तन होंगे, काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन होंगे, हल्के काले रंग के मिट्टी के बर्तन, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन।
तो ये मिट्टी की जो बर्तन है ये कला और शिल्प का एक पार्ट है। लोहे के काम भी आपको देखने को मिलते हैं, उत्तर वैदिक काल में आपको लोहे के काम देखने को मिलते हैं। धातु पिघलाने के भी कुछ काम वर्क देखने को मिलते हैं। कटोरे, थालियां, चूड़ियां, कटोरे, थालियां, चूड़ियां, ये सब किसके पार्ट है? कला और शिल्प के पार्ट है। तो इस कला और शिल्प के विकास में, जो कला और शिल्प का विकास आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, इसके विकास में कुछ वाणिज्य और व्यापार को क्या किया? जन्म दिया। तो ये पॉइंट आपका क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनके आवास की बात करें। इनके जब आवास की बात करें, इनके जो आवास होते थे वो मिट्टी के बने ईंटों के घर होते थे। इनके आवास किसके होते थे? मिट्टी के बने ईंटों के घर होते थे। अब जैसे यूपीएससी एग्जाम में जैसे आप यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में आप ये सीख रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में आपको ये सीखने को मिल रहा है कि जो उत्तर वैदिक काल के लोगों के जो घर होते थे वो मिट्टी के बने ईंटों के घर होते थे। अब यूपीएससी एग्जाम में डाल दिया कि पकी हुई मिट्टी के घर के होते थे। अगर यूपीएससी एग्जाम में डाल दिया कि उत्तर वैदिक काल के लोगों के जो घर होते थे वो पकी हुई मिट्टी के ईंट के होते थे, पकी हुई मिट्टी के ईंट के होते थे, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल के लोगों के जो घर होते थे वो मिट्टी के बने ईंटों के होते थे, मिट्टी के बने ईंटों के होते थे, ठीक है। और इनके जो आवास हैं लकड़ी के खंभों वाले झोपड़ी नुमा मकानों में रहते थे। इनके आवास कैसे थे? लकड़ी के खंभों वाले झोपड़ी नुमा मकान इनके होते थे। लकड़ी के खंभों वाले झोपड़ी नुमा मकान इनके होते थे। ऐसा किस कारण से रहा होगा? ऐसा इस कारण से क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल में जो एग्रीकल्चर कृषि हो रहा है वो बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है कि मतलब इतना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है कि उस एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से, इसको हम सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोलते हैं, यानी अधिशेष कृषि उत्पादन। अधिशेष कृषि उत्पादन क्या होता है? मतलब आप इतना उत्पादन कर रहे हैं जिससे आप अपनी जरूरत पूरा कर रहे हैं, इसके साथ साथ उस सोसाइटी में जो और ऐसे लोग हैं जो कृषि नहीं कर रहे, आप उनकी भी जरूरत पूरा कर पा रहे हैं, उनकी भी जरूरत आप पूरा कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जब ऐसे लोग आपकी सोसाइटी में जो कृषि नहीं कर रहे हैं और उनके जो दूसरे व्यवसाय हैं वो कृषि नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे व्यवसाय के ऊपर निर्भर है, तो ऐसे में जब आप उनकी जरूरत आप पूरा कर दे रहे हो, आपके पास कृषि का उत्पादन प्रोडक्शन आप इतना ज्यादा कर रहे हो कि इनसे आप उनकी जरूरत आप पूरा कर पा रहे हो, तो इससे वो जो दूसरे कामों में लगे हुए हैं उन कामों में और तेजी आएगी, वो उन कामों को और तेजी से कर पाएंगे। तो इससे व्यापार होगा वो और बढ़ेगा। जब व्यापार और बढ़ेगा तो इससे जो शहर का विकास है वो बड़े पैमाने पर होने लगे। जब कृषि बड़े पैमाने पर होगी तो व्यापार भी बड़े पैमाने पर होगा। जब व्यापार बड़े पैमाने पर होगा तो शहरों का विकास भी बड़े पैमाने पर होगा। तो यहाँ पे जो ये आपको मिट्टी की आवास के अंदर जो मिट्टी के बनी ईंट, यानी जो ये आपको बड़े शहरी स्ट्रक्चर देखने को, बड़ी शहरी संरचना आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि अभी जो कृषि है वो इतना ज्यादा नहीं है, इतना ही कृषि का उत्पादन हो रहा है जिससे अपनी जरूरत को पूरा कर पा रहे हैं। इनकी कृषि के उत्पादन भी इतना ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं कि उन सभी लोगों की जरूरत पूरा कर पाए जो कृषि नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे व्यवसाय कर रहे हैं उनकी भी जरूरत पूरा कर पाए। अभी इतनी कृषि का उत्पादन ये नहीं कर रहे, क्योंकि जब कृषि का उत्पादन अधिशेष प्लस होगा तो इससे क्या होगी? ऐसे लोगों की जरूरत पूरा होगी जो दूसरे व्यवसाय में लगे हुए हैं, जो कृषि नहीं कर रहे। तो अब उनको जब एक जो उनकी अनाज जरूरत है वो उनकी जरूरत पूरा हो पा रही है, तो वो अपने कामों में और समय देंगे, और समय देकर उस काम को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जब कृषि का उत्पादन बढ़ा होगा तो उस कृषि के उत्पादन के बढ़ने से व्यापार में भी वृद्धि होगी। उस कृषि के उत्पादन से और भी चीजें बनाए जाएंगे, जिससे वो व्यापारिक मूवमेंट में क्या होगी? तेजी आएगी। तो एक पॉइंट से जो आपको यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में जो आपको बड़े स्तर पर शहर देखने को नहीं मिल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कृषि जो है अभी बड़े पैमाने पर नहीं है। कृषि व्यापक क्षेत्रों में हो रही है, लेकिन अभी कृषि का प्रोडक्शन जो उत्पादन है वो इतना ज्यादा नहीं है कि उन सभी की जरूरत पूरा कर पा रहा है जो दूसरे व्यवसाय में लगे हुए हैं। अभी इतना कृषि का उत्पादन यहाँ पे नहीं है। कृषि व्यापक क्षेत्रों में हो रही है, लेकिन कृषि का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन, वो बड़े पैमाने पर नहीं है। वो कृषि का उत्पादन इतना नहीं है कि उन लोगों की जरूरत पूरा हो पा रही है जो दूसरे व्यवसायों में लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ पे अभी आपको बड़े स्तर पर शहरी स्ट्रक्चर, शहर विकास आपको बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए आपने कहा
कि शहर की प्रारंभिक शुरुआत, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो शहर की आपको उत्तर वैदिक काल में जो शहर की प्रारंभिक शुरुआत आपको देखने को मिल रही है वो उत्तर वैदिक काल के अंत में देखने को मिल रहा है, वो उत्तर वैदिक काल के अंत में देखने को मिल रहा है। और उसमें केवल दो शहर आ रहे हैं, एक हस्तिनापुर आ रहा है और एक क्या आ रहा है, कौशाम्बी आ रहा है। हालांकि नगर शब्द का उल्लेख भी हमें उत्तर वैदिक ग्रंथों में देखने को मिलता है, नगर शब्द का उल्लेख भी हमें उत्तर वैदिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो शहर की शुरुआत जो उत्तर वैदिक काल में हो रही है वो उत्तर वैदिक काल के अंत में जाकर हो रही है, कि नहीं कि स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बड़े पैमाने पर शहर आपको, बड़े नगर आपको देखने को मिल रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कृषि अभी इतना प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, इतना बड़ा प्रोडक्शन कृषि का नहीं हो रहा है कि उन सभी की जरूरत को पूरा कर पाए जो दूसरे व्यवसायों में लगे हुए हैं। अभी इतना कृषि का उत्पादन प्रोडक्शन इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं हो रहा है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।